हेलो एवरीवन। तो भी देखो हमने पहले डिस्कस किया था 10th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन का टॉपिक है। ठीक है, तो देखो अक्सर क्या सोचते हैं बच्चे कि भाई रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों एक बात नहीं होती, दोनों अलग अलग बातें होती है। कैसे? देखो जैसे हम पहले डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग जो है वो सिंपल सी चीज है कि जब नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं और अंदर की जो CO2 है उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको ही बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन के केस में हम जो ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग सिंपल गैस का एक्सचेंज, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो इसमें क्या डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? इट इज सिंपल intake of air from atmosphere and removal of foul air from the body। मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल सिंपल चीज है जिसमें हम इनटेक करते हैं, कि एब्जॉर्ब करते हैं एयर को एटमॉस्फेयर से और उसको हम बॉडी के अंदर से रिलीज कर देते हैं। किसके रूप में? फॉल एयर के रूप में। यूज्ड एयर एक प्रकार से जिसको हम CO2 बोलते हैं। हमारी बॉडी में CO2 बनती है तो वो बॉडी से CO2 बाहर निकलना बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, इसके अलावा बात करें रेस्पिरेशन की टर्म। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज of O2 from environment किसके साथ? जैसे एक्सचेंज करेंगे ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट से, किसके साथ करेंगे? विद CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, जिस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा हो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 को बना देगी। और जब CO2 को यूज किया और O2 को यूज किया और CO2 को बनाया, ठीक है, O2 का उपयोग किसमें किया? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए किया, तो बन गई हमारे अंदर CO2। उस CO2 को हमें नॉर्मली हमारे नेजल चैम्बर द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सिंपल सी टर्म है कुछ ब्रीदिंग के लिए ही। जो ब्रीदिंग होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो होता है दो स्टेप में। पहला जो होता है उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है, और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या होता है? इसमें एब्जॉर्प्शन होता है O2 का, एब्जॉर्प्शन ऑफ O2, ठीक है, या इनहेलेशन ऑफ O2 भी बोल सकते हैं इसकी जगह पे हम। ठीक है, जब मान लीजिए नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर खींच लिया तो वो कहलाएगा इंस्पायरेशन, की इनहेल कर ली O2 हमने हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, या फिर रिमूवल बोले या एक्सहेलिंग बोले, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, ये इसकी कुछ बातें थी। इसके अलावा हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो
अलग अलग प्रकार के जानवर के अंदर अलग अलग प्रकार से होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो कोई बात जरूरी नहीं है कि सभी के पास ही बॉडी के अंदर डेवलप्ड ऑर्गन हो जो कि गैस के एक्सचेंज में या फिर डिफ्यूजन या फिर जो फूड का डाइजेशन है उसमें सेम हो। सभी के अंदर ये ऑर्गन सेम तो हो नहीं सकते। जब जब अलग अलग प्रकार के जानवर ही अलग अलग प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग में ऑर्गन्स भी अलग प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे पहले, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा कि पूरा का पूरा पाथवे है, मतलब रास्ता है कि एनवायरमेंट में से ऑक्सीजन किस किस रास्ते से होती हुई हमारी बॉडी के ब्लड तक पहुंचती है, हमारी बॉडी की जो सिंगल सेल है वहां तक पहुंचती है। ठीक है, तो उस पाथवे को हम कैसे याद करें, देखो इसके लिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में से हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के द्वारा। ये पहला पॉइंट। इसके बाद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद में ये जो एयर है या O2 है वो जाती है नेजल चैम्बर के अंदर। ठीक है, नेजल चैम्बर के अंदर गई। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट जो आता है वो हमारा आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स जाएगा। फेरिंक्स को हम क्या बोल सकते हैं इसके अलावा, ये हमारा होता है कॉमन पासेज। किसके लिए, फूड और एयर के लिए कॉमन पासेज ये हमारा होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो इसमें आता है वो हमारा आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा होता है साउंड बॉक्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही तो हमारे जो साउंड है बॉडी के अंदर, जो लैरिंक्स होता है बॉडी का पार्ट, वहां पर हवा के दबाव के कारण ही वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन करती हैं और उसके कारण फिर हमारी साउंड फॉर्म होती है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पार्ट है लैरिंक्स के बाद वो हमारा आता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया जो हो गया। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंची। ब्रोंची होगी। ब्रोंची के बाद में हमारे पास यहां मिलेगी सेवंथ पार्ट प्राइमरी ब्रोंची। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एट पार्ट जो मिलेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंची। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एट्थ पार्ट जो बनेगा, पहले हमारे पास क्या बना, प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी के बाद क्या हुआ हमारे पास, सेकेंडरी ब्रोंची। सेकेंडरी के बाद हमारे पास मिलेगा यहां पर टर्सरी ब्रोंकी। टर्सरी ब्रोंकी। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइन्थ पार्ट। टर्सरी ब्रोंची जो हो गया, इसके बाद हमारे पास यहां पे आएगा नंबर 10 पार्ट। 10th में क्या आएगा, ब्रोंचियोल्स। ठीक है, ये हमारे ब्रोंचियोल। ब्रोंचियोल के बाद में क्या आएगा, 11th पार्ट जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंचियोल। टर्मिनल ब्रोंचियोल हो गया। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंचियोल जो होता है बिल्कुल लास्ट में ही ये पार्ट इसको मान सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में जो एंड पार्ट हो गया वहां पर जुड़ी होती है हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में एल्वियोली। ठीक है, यही है जो कुछ मेन हमारी बॉडी के अंदर सबसे अच्छा काम, जो सबसे जरूरी काम इसको मान सकते हैं, एल्वियोली ही है। ठीक है, तो इसके अलावा पाथ में तो ये हमारा पूरा फॉलो हमें करना पड़ेगा। जैसे देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो हमारी नाक जो बाहर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, इसके बाद जाती है एयर नेजल चैम्बर, नाक के अंदर के हिस्से जाती है। उसके बाद फेरिंक्स आ गया। ठीक है, जो कि कॉमन पार्ट होता है फूड और एयर का। उसके बाद ये एयर जाती है लैरिंक्स के, जो कि क्या है, साउंड बॉक्स है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया जो है वो एक्चुअल में इसके बाद जो ब्रोंची बनती है वो कहां बनेगी, ब्रोंची ये बनती है मिड ऑफ थोरेसिक
जो थोरेसिक कैविटी जो हमारी होती है उसके बिल्कुल सेंटर में जाके ये हमें मिलता है ब्रोंची। ब्रोंची के बाद में हमारे पास आता है सेकेंडरी ब्रोंची, उसके प्राइमरी ब्रोंची, प्राइमरी ब्रोंची के बाद आता है सेकेंडरी ब्रोंची, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिलता है टर्सरी ब्रोंची, और टर्सरी ब्रोंची तक का जो पोर्शन है ना, 1 से लेकर नंबर 9 तक का जो पार्ट है ये कवर होता है किसके द्वारा? कार्टिलेज की रिंग के द्वारा। कार्टिलेज जो होती है एक प्रकार का टिश्यू है, हार्ड टिश्यू है, जिसको हम बोल सकते हैं कार्टिलेज की रिंग होती है कुछ। कार्टिलेज जो रिंग है वो होती है सी शेप की, ठीक है। सी शेप की रिंग होती है, मतलब कि जो कुछ इस जगह तक मिलेगी हमें, थोरेसिक कैविटी तक ये लगातार चलता रहेगा टर्सरी ब्रोंची तक। और सी शेप की मतलब कि आगे आगे की तरफ में ही ये जो है सी शेप में हमारी ट्यूब जो होती है, विंड पाइप है, इसको होल्ड करके रखती है, ताकि मान लीजिए हवा को जब हम प्रेशर से अंदर या बाहर आना जाना जो हो रहा है लगातार इसका, तो इसकी वजह से ये सिकुड़ने से बचाती है, इसको कोलैप्स न कर जाए, सिकुड़ न जाए, आपस में अगर चिपक गई ना ट्यूब, तो उसके बाद में चाहे कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो, मतलब कि तेजी से सांस बाहर छोड़ना या बाहर या फिर अंदर खींचना, कोई सा भी काम करो, ये दोबारा से अलग नहीं होती अगर चिपक गई तो एक बार। इसीलिए जो सी शेप की कार्टिलेज की रिंग होती है हमारे गले के अंदर, आप फील करो तो आपको महसूस हो जाएगी। सिर्फ ये बीच तक होती है, ये नहीं कि पीछे तो हमारा इसोफेगस होता है, तो इसोफेगस में ये नहीं जाती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के पोर्शन में ही ये रिंग होती है, सी शेप में होती है, बिल्कुल पूरा राउंड इनका सर्कल नहीं होता है, सिर्फ आगे की तरफ होती है, ठीक है। तो ये हमारी होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 12 पोर्शन, जहां से होती हुई एयर हमारी एल्वियोली तक पहुंचती है, ठीक है। और एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लंग्स हैं उसके अंदर लगभग 300 मिलियन तक एल्वियोली मिलती हैं, ठीक है। 300 मिलियन एल्वियोली हमारे लंग्स में मिल सकती हैं, ठीक है। ये आपको पूरी सीक्वेंस अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट आता है कि शॉर्ट नोट ऑन रेस्पिरेशन, तो आप इन्हीं पार्ट्स का नाम यूज करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रकार से, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो एयर हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो उस इनहेल्ड की हुई एयर के अंदर जो भी कंपोनेंट हैं वो कितनी मात्रा में हमारे एल्वियोली के बाद ब्लड के साथ मिक्स होकर के जा रहे हैं, कितने अमाउंट में वो जो कंपोनेंट है एयर के वो प्लाज्मा के साथ जा रहे हैं या बाइकार्बोनेट के साथ जा रहे हैं, ये सब बातें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द नोट ऑन, या फिर राइट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ये बातें पूछते हैं। तो पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, देखो सिंपल से याद रखेंगे, O2 के लिए 2 पोर्शन है, O2 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। 2 पोर्शन कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट है सिर्फ 3% ऑफ O2, 3% जो ऑक्सीजन है वो हमारी ट्रांसफर होती है प्लाज्मा के साथ, डिजोल्व्ड प्लाज्मा के साथ। 3% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा इन ए डिजोल्व्ड फॉर्म। डिजोल्व्ड फॉर्म में होने के बाद भी 3% ऑक्सीजन हमारी ब्लड तक या फिर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। बची हुई 97%, जो हमारी 97% जो ऑक्सीजन है वो हमारी फ्लो होती है एक कंपोनेंट है हमारे ब्लड के जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HB बोलते हैं, HB, कैपिटल H स्मॉल b, ठीक है।
हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी 97% ऑक्सीजन और हमारी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सिंपल से एक बात और समझे हम, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन, इसके अंदर जो ग्लोबिन है ये होता है एक प्रकार का प्रोटीन। ठीक है, और जो हिम जो नाम रह गया ये क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड होता है। ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड होगा और उसका कलर रेड होता है इस पिगमेंट के कारण ही, और एक प्रकार का प्रोटीन के तौर पर भी अपना रोल अच्छे प्रकार से निभाता है। तो ये बात होगी हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की। अब बात करें CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखो तीन प्रकार से, मतलब तीन अलग अलग पोर्शन में होता है। सबसे पहला पॉइंट हम बात करें, जो 7% CO2 है, टोटल 100 में से 7% ऑक्सीजन CO2 जो होगी वो हमारी जाती है विद प्लाज्मा। ठीक है, 7% जाती है प्लाज्मा के साथ, ये भी डिजॉल्व्ड फॉर्म में जाएगी। उसके बाद बात करें, अगला जो स्टेप होगा वो होता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ जो CO2 है वो जाती है जो बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं उनके साथ, CO2 विद बाइकार्बोनेट आयंस। ये कौन से आयंस होते हैं, जैसे मान लीजिए HCO3 या फिर HCO3 माइनस, HCO3 या फिर HCO3 माइनस, H2CO3 या फिर HCO3 माइनस, इन आयंस के साथ कंबाइन होने के बाद हमारी जो ऑक्सीजन है, जो CO2 है, वो बॉडी से बाहर आती है नेजल चैम्बर तक। ठीक है, या फिर एल्वियोली तक। ये हमारे दो पोर्शन। इसके बाद जो बच गया अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% CO2 जो है वो बाहर आती है हमारी रेड ब्लड सेल के साथ, CO2 विद RBC, रेड ब्लड सेल के साथ। और रेड अकेले सिर्फ RBC के साथ नहीं आती, इसके साथ कंबाइन होता है RBC कंबाइंड विद अमोनिया जो होता है उसका कोई डेरिवेटिव इसके साथ जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं NH2 माइनस। इसके साथ कंबाइन होने के बाद में 20 to 25% CO2 जो बॉडी है उससे बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसके तीन पोर्शन, इसके दो पोर्शन, किस प्रकार से O2 बाहर आती है, किस प्रकार से CO2 बाहर आती है, इसको हम ध्यान रखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, बताओ भाई कितने परसेंट में किसके साथ आती है, तो इस बात को हम अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, ये बात इसके अंदर हमारी हुई। तो अब बात करते हैं, देखो कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं 24 घंटे। ठीक है, डूबे रहते हैं पानी के अंदर। तो क्या वे भी जिस प्रकार से हम सांस ले रहे हैं उसी प्रकार से वे भी सांस लेते होंगे, है ना? लेकिन उनके पास ऑर्गन्स अलग हैं, हमारे पास तो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास गिल्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक लाइफ पानी के अंदर हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो डिपेंड रहेंगे, मान लीजिए कि ये हमने एक बना दिया तालाब। ठीक है, ठीक है, इसके पास कुछ ये पेड़ ग्रो हुए हैं, इसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर कुछ मछलियां वगैरह हो या कोई और जानवर हो। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, ये इन्वायरमेंट के अंदर ये जो प्लांट O2 बनाते हैं, इस O2 को ही हम ये समझें, यही O2 धीरे धीरे करके बहुत ही स्लो प्रोसेस के अंदर पानी के अंदर डिजोल्व होती है। ठीक है, जैसे ये इस पानी में चली गई ऑक्सीजन। ठीक है,
और इस पानी के अंदर जो जीव हैं, जो मछलियां हैं या कोई और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या बनाएंगे, वो CO2 को बनाते हैं। मान लीजिए इन्होंने बना दिया CO2, ये बना रहे CO2, तो क्या होगा, ये CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर आएगी, ठीक है, और O2 नीचे की तरफ में पानी के अंदर लगातार फ्लो होती रहेगी। बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है ये। तो पानी के अंदर जो जीव वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो डिपेंड रहेंगे कि इस पानी के अंदर कितनी मात्रा में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसके ऊपर, ना कि इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन के ऊपर। इन्वायरमेंट में से सिर्फ खुली हवा में सांस इंसान ले सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल ले सकते हैं, न कि एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक वाले किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखनी है कि जो पानी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में डिजोल्व होती है, ठीक है। ये नहीं है कि जितनी इन्वायरमेंट में है उतनी ही पानी में चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम डिजोल्व होती है ऑक्सीजन पानी के अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग खुली हवा में सांस ले रहा है, उसके पास तो कमी है नहीं ऑक्सीजन की, वो बिल्कुल नॉर्मली सांस ले रहा है, उसको भी कोई भी तकलीफ नहीं होती सांस लेने के लिए। अगर वो किसी प्रकार की लंग्स या हार्ट का पेशेंट नहीं है तो नॉर्मली सांस लेता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल हार्ट या फिर लंग्स का पेशेंट है, किस प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज उसको है, तो उसको भी ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके साथ हम बात करें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका ब्रीदिंग रेट जो होगा वो टेरेस्ट्रियल के कंपेयर में हाई रहता है। हाई का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि एक एक्वेटिक एनिमल है, वो एक बार में, देखिए जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो 14 टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट। एक मिनट में 12 से 14 अगर हम मान लेते हैं, 12 से 14 टाइम, 12 से 14 टाइम सांस लेता है एक मिनट में, ठीक है। लेकिन जो एक्वेटिक होते हैं वे लगभग ये मान लीजिए 30 टाइम से ज्यादा बार सांस लेना पड़ता है। जो एक्वेटिक होते हैं ना, एक्वेटिक को 30 टाइम से ज्यादा बार, ठीक है, ज्यादा मतलब 40 भी हो सकता है, ठीक है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो उनकी बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। 30 या फिर 40 टाइम पर मिनट, एक मिनट में इतनी ज्यादा बार सांस लेना पड़ेगा, तब जाकर के इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और तब भी पूरी होती है, वो लगातार मतलब कि सांस लेते हैं। लेकिन हम नॉर्मली इंसान क्या करता है, लंबा सांस ले सकता है आराम से, ठीक है, और लंबे सांस को आराम से बाहर निकाल सकते, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इनका टाइम ज्यादा लंबा चला जाएगा और उतने टाइम में ये पर्याप्त मात्रा में O2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर पर्याप्त मात्रा में O2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि फैटिग वगैरह, मतलब थकान महसूस होना, ठीक है, मसल्स में पेन होना, ये सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है। ये बात थी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच में ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, इसकी में क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के अंदर है इस टॉपिक में से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो होता है दो प्रकार का, ठीक है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो और तीसरा हम ऐड करें वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि एक में तो ऑक्सीजन है, सफिशिएंट है, जैसे हम नॉर्मली काम कर रहे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं, तो सिंपल से हम काम कर रहे हैं। दूसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, नॉर्मल से जितनी चाहिए उतनी नहीं है, कम है। तीसरा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो उसमें कैसे काम होता है, वो एक एनसीईआरटी की तरह फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देखो भाई, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर भी इसको हम ऐड कर सकते हैं साथ की साथ, ठीक है। तो पहले मान लीजिए हम बात करें, हम जो भी फूड कंपोनेंट हम खा रहे हैं उसका लास्ट में बनता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज तक की बात हमने की, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर,
पायरुवेट का है 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। तो एक ग्लूकोज से 2 बनते हैं पायरुवेट, मतलब कि एक ग्लूकोज जो हो गया ये बना देगा 2 पायरुवेट जब इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें एक ग्लूकोज, इसमें 2 पायरुवेट 3 कार्बन के, ठीक है। ये काम कहां होता है? ये काम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के अंदर जो लिक्विड जेलीलाइज सब्सटेंस होता है उसके अंदर ये काम होगा, ठीक है। पायरुवेट जो होता है वो 3 स्टेप ब्रेक होगा, जो अभी हमने बात की ना, जैसे एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ एयर, लैक ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर। दूसरा पॉइंट हमारा होता है लैक ऑफ एयर, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो होता है एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है। एब्सेंस वाला काम किसमें होता है? ये होता है ईस्ट, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट के अंदर ये होता है एब्सेंस वाला, कि भाई ये ऑक्सीजन नहीं है तो कोई जिंदा नहीं, फिर भी जिंदा रहता है, अपना काम बखूबी करता है, ठीक है। देखो भी, तो प्रेजेंस है, O2 है, हम जो काम कर रहे हैं उसकी बात है ये। नॉर्मली हमने खाना खाया तो किस प्रकार डाइजेशन होगा उस खाने का, किस प्रकार से O2 यूज करेंगे। देखो हमने पहले कहा था खाना जो हमने खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें O2 की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी O2 को साथ में लेके हम हमारे फूड को डाइजेस्ट करेंगे, तब जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी का उपयोग हम करते हैं हमारी डेली की एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास O2 है तो इसके द्वारा नियरली 38 एटीपी हम बनाते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, कम है या मान लीजिए एब्सेंस है, तो इस केस में नियरली 2 एटीपी जो है वो फॉर्म होती है। बहुत ज्यादा कम हो गई है ना, तो टोटल 40 होते हैं। नॉर्मली जो इंसान घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम ऐसा है नहीं जिसमें एनर्जी ज्यादा हमें लगानी पड़ती हो, सिर्फ हम नॉर्मली खाना खाया, नॉर्मली वर्क किया हल्का फुल्का, उससे 38 एटीपी उसको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे क्या होता है, एक पायरुवेट को डिकम्पोज करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर में, क्या क्या बनता है? CO2 बनेगी, ठीक है, साथ में वाटर बनेगा, साथ में एनर्जी बनती है। एनर्जी का ही तो खेल है सारा, एनर्जी के लिए ही तो काम करते हैं। एनर्जी नहीं मिलेगी तो खाना किस बात का? खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए नहीं, एनर्जी मिलने के लिए। एनर्जी मिलेगी तो जिंदा रहेंगे, ठीक है। सोचते हैं कि खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, फिर बोलते हैं जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री दोनों बातें होगी। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, इस केस में क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी में फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड। हमारे शरीर के अंदर बनता है एसिड, शरीर के अंदर तो पहले से ही होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, साथ में CO2 और साथ में एनर्जी, ये बनते हैं। कुछ अमाउंट में वाटर भी फॉर्म होता है, ठीक है। देखो लैक्टिक एसिड जो है वो कब बनता है? मान लीजिए जो यंगस्टर, जो भी एथलीट वगैरह हैं, जो प्रैक्टिस करते हो या जिन्होंने बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी थी, या अभी भी स्टार्ट की है कुछ रेस लगाना या फिजिकल एक्टिविटी की हो, या फिर मान लीजिए घर पे कोई काम कर रहे हैं, उसमें पहले कभी कोई ऐसा काम किया नहीं जिसमें हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक टाइम पर हमारी बॉडी ने ज्यादा वर्क कर लिया, हमारी मसल्स में एक प्रकार से खिंचाव आएगा, हल्का फुल्का पेन स्टार्ट हो जाएगा, आप बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, ये काम कैसा बस, और हाथ पैर में दर्द स्टार्ट हो गया, या किसी ने लंबी दौड़ लगा ली हो तो हाथों और पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है, उसका रीजन है। रीजन क्या होगा कि जिस टाइम पर हमारी सेल के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी की सेल क्या करेंगी, बॉडी के अंदर एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड। ये कब फॉर्म होता है? सिर्फ और सिर्फ जब O2 पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, ठीक है। और वो लैक्टिक एसिड हमारे सेल के पास जमा हो गया, सेल के अंदर जमा हो गया, ठीक है। तो जब नॉर्मली हम आराम से बैठेंगे उस टाइम पर हमें फील होगा कि हमारी मसल्स में हल्के फुल्की स्वेलिंग, सूजन
या फिर दर्द होना स्टार्ट हो गया, वो सारा का सारा काम इसकी वजह से होता है। और वो ये कब बनता है? जब विग्रस एक्टिविटी करें, ठीक है, मतलब कि कुछ कुछ इतना काम कर लें जो जितने एनर्जी हमने पहले कभी वेस्ट नहीं की हो, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ना, ठीक है, या अपने हाथ के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, ज्यादा वजन उठा के चलना बहुत दूर तक, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें जो एनर्जी बनती है वो नॉर्मल के कंपेयर में कम बनती है, ये काम इसका होता है। उसके बाद हम बात करें एब्सेंस ऑफ एयर, ये होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या बनता है? इसमें बहुत ही काम की चीज बनती है, मतलब हमारे नहीं, बहुत से लोग होते हैं इनकी काम की चीज बनती है। क्या बनती है? इसमें बनती है अल्कोहल, OH ग्रुप, अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। साथ में बनती है CO2, साथ में बनती है एनर्जी, ठीक है। अल्कोहल जो होता है ये फॉर्म होता है ईस्ट के द्वारा। ईस्ट एक माइक्रोब है जो बिना ही ऑक्सीजन के, ठीक है, किसी भी प्रकार के जो भी इसके कंपाउंड है उनको डिकम्पोज करेगी और अल्कोहल फॉर्म कर देगी। इसके अंदर भी सबसे कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो ये सोचते हैं कि दारू पीने के कारण एनर्जी मिलती है, नहीं, वो एनर्जी नहीं होती, वो हमारे ब्रेन का स्टिमुलस है, दिमाग के ऊपर असर करती सीधा, उसकी वजह से हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है, ऐसा लगता है, ठीक है। बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसके खिलाफ, ठीक है, और बॉडी अपने आप फिर उसकी मूवमेंट को फॉलो करती है। तो ये सारा खेल होता है अल्कोहल के द्वारा। इसको पूरे अच्छे प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा? ये पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, एरोबिक और एनारोबिक, इसको डिफाइन कर देंगे। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है कि डाइजेशन के टॉपिक से इसको लिंक कर सकते हैं कि डाइजेशन होता है 3 टाइप से, कि भी एक तो प्रेजेंस ऑफ एयर में कैसे होता है, लैक ऑफ एयर में कैसे होता है, और एब्सेंस ऑफ एयर में कैसे होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस फ्लो चार्ट के द्वारा भी, और जो हमने बात इसमें लिखी ना उन्हीं को स्टेटमेंट बना के लिख देंगे। कैसे? पहले पॉइंट में लिख सकते हैं कि जब कोई हमने फूड पार्टिकल्स एंगल्फ किया है तो वो डायरेक्ट स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर, मतलब बोलस जो हम खाना खाते हैं उसका स्टमक तक पहुंचते टाइम बोलस बन जाता है, आधा पचा हुआ खाना बन जाता है। छोटे बच्चे जब वोमिट करते हैं, उल्टी करते हैं, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, तो उसमें जो मिलेगा वो बोलस का लगेगा, आधा पचा हुआ खाना। उसके अंदर से क्या मिलेगा? ग्लूकोज, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट in which glucose is 6 carbon compound and pyruvate is formed is in 3 carbon compound, and this process take place in cytoplasm, ठीक है, सेकंड पॉइंट का। उसके बाद थर्ड में क्या लिखेंगे? पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, या फिर पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये काम होता है, ठीक है। इसलिए तो अब समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही एटीपी फॉर्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी बनते हैं। इसका मतलब है कि इन्हीं प्रोसेस के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी चाहिए ऑक्सीजन, ये भी बिना ऑक्सीजन कुछ नहीं सकता, ठीक है, तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंस ऑफ एयर। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे? पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, CO2, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस आल्सो टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद कुछ और लिखना पड़ा था ताकि टाइम हो तो आपके पास एग्जाम टाइम में क्या लिखोगे? लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ एयर while person या फिर while we are doing any vigorous activity, absence of air will cause lactic acid in our muscle and this will cause slightly pain in our muscle, ठीक है। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे पायरुवेट is converted into alcohol, CO2, water and small amount of energy, ठीक है, in the absence of air. This process is डन या टेकन बाय ईस्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, बहुत ही अच्छा दिखेगा। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इसमें नंबर कटने के चांस आपके बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया।
इसके बाद क्या बचता है हमारे इस टॉपिक के अंदर, इसके बाद रह गया एरोबिक एनारोबिक हो गया हमारा, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया, वो भी हो गया। और देखो भाई, कुछ जीव ऐसे हैं जो डिफ्यूजन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंपल जैसे रेस्पिरेशन है उसको फॉर्म कर लेते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि बॉडी के अंदर O2 पहुंचने चाहिए, चाहे कैसे पहुंचे। कुछ जानवर ऐसे हैं सिंगल सेल्ड वाले, जैसे उनके अंदर O2 के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। मतलब बॉडी के डिजाइन के ऊपर बात डिपेंड करती है, ठीक है। मान लीजिए कि इंसान जो है, इंसान को चाहिए कि O2 उसके हर एक सिंगल सेल तक पहुंचे। कैसे जाएगी? जब वो इनहेलेशन करेगा, इंस्पायरेशन करेगा, सांस अंदर खींचेगा, ठीक है। या फिर उसके बॉडी के अंदर जब O2 जाती है तो फिर अंदर के बॉडी के पार्ट्स अपने आप उसको आगे फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, वो अपने आप काम हो जाता है। हम उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, अगर इन्वॉल्व करना चाहें तो भी नहीं हो सकते। वो आपकी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की बात होती है, वो आप पढ़ोगे ब्रेन के टॉपिक में, वॉलंटरी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी क्या होते हैं, ठीक है। तो बात करें बॉडी डिजाइन के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास है चूहा, एक है एलिफेंट, एक हाथी और एक चूहा, ठीक है। दोनों में से कौन ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा? सिंपल सी बात है, एलिफेंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बॉडी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है उसका एज कंपेयर टू उस माउस के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि माउस की बॉडी के पास बहुत कम सेल हैं और एलिफेंट के पास उसके कंपेयर में बहुत सारी सेल हैं, ठीक है। तो बॉडी के अकॉर्डिंग हम बात करें कि बॉडी का साइज छोटा है माउस का, और बॉडी जो एलिफेंट की उसकी बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी है, तो इसलिए जो एलिफेंट है उसकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट जब पूरी होगी जब वो लगातार सांस लेता रहेगा और माउस के कंपेयर में ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, ठीक है। और इस केस में हम देखें रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो जो माउस होगा उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एलिफेंट के। इसलिए बात बताते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ये नहीं है कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जितने भी जमीन के ऊपर जानवर हैं, सभी को उतने ही अमाउंट में चाहिए ऑक्सीजन की इंसान को चाहिए होती है। हर एक इंसान का भी अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई एथलीट है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स करता हो, उसके लिए भी ये वैल्यू अलग हो सकती है। नॉर्मल इंसान है, कोई अब आराम से घर पे रहता है, ठीक है, बाहर ज्यादा कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता हो, तो उसके लिए क्या होगा, वो कम अमाउंट में O2 को एब्जॉर्ब कर पाएगा। या फिर कोई एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, तो वो उसी O2 को ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा, उसका ब्रीदिंग रेट और भी कम होगा। मतलब कि वो लंबे सांस लेगा तो टाइम ज्यादा लगता है, छोटे सांस लेंगे तो टाइम कम लगता है ना। तो एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 14 टाइम सांस ले सकते हैं और कम से कम हम 11 से 12 बार सांस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें, एक चीज रह गई थी हमारी, जो हमने बताया था ना कि रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है हमारे जो मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी तक की, या फिर टर्सरी ब्रोंचियोल तक हमने बताया था कि रिंग ऑफ कार्टिलेज है सी शेप की, ठीक है। तो क्या हुआ, उस ट्यूब के अंदर एक होती है रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होगा कि जो एयर होती है ना बॉडी के अंदर, जब आप कितनी भी फोर्सफुली बॉडी से बाहर एक्सपायर कर दो एयर को, ठीक है, उसके बाद भी हमारी बॉडी के अंदर लगभग 1100 से 1200 ml जो O2 है वो बच जाती है, रह जाती है। उसको आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलने वाली। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि उसको बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम, जो परमानेंट हमारे लंग्स में रहती है, जो हमारी एल्वियोली होती है उनके साथ अटैच रहेगी। और जो हमारी ट्यूब्स हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंचियोल, टर्मिनरी ब्रोंचियोल, ब्रोंचीज, इन सभी की तरफ एयर रहेगी, ठीक है। जिस प्रकार से जो रिंग ऑफ कार्टिलेज थी, सी शेप की कार्टिलेज रिंग थी ना, वे जिस प्रकार से हमारी ट्यूब को होल्ड की हुई थी, बचाई हुई थी ताकि वो सिकुड़ ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसी प्रकार से ये भी यही काम करती है ताकि जो ट्यूब है उसका जो पूरा का पूरा ल्यूमन जो है ना वो दूर दूर रहे, आपस में चिपक ना जाए। इसका काम करती है रेजिड्यूल वॉल्यूम, ठीक है।
तो इस टॉपिक में इतना ही था। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद में जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, इसको नोट कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।